ओके, हाय एवरीवन। सो हमारे यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जीज एंड हाई एनर्जी। तो दोनों हम इसी में करेंगे। ओके, तो ये कुछ थ्योरी है जिसमें मैं बस रीड आउट कर देती हूँ क्योंकि समझ ये सेल्फ अंडरस्टूड है। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई containing proton and neutron shows that a strong short-range attractive nuclear force must be present between protons at close distance. We know obviously दो protons हैं उनके बीच में वैसे repulsion होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो इतना पास में रहते हैं, it means there is some strong force present और वो न्यूक्लियर फोर्स होता है और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। दिस फोर्स इज इन एडिशन टू द लॉन्ग रेंज कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड एक्चुअली डोमिनेट्स ओवर द लेटर विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स को डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि अगर कूलम फोर्स डोमिनेट करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता और वो एक दूसरे से दूर रहते, बट ऐसा नहीं होता है, वो बहुत क्लोजली अट्रैक्टेड बाउंड स्टेट में रहते हैं। नाउ since no stable bound state of diproton is observed, the only means of investigating the pp force is through the experiment or proton-proton scattering. अब क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तो बाउंड स्टेट मिलती है जिसे हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नेचर में नहीं करते हैं। ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में देखा था। सो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इनका बिहेवियर वो करना है, स्टडी करना है, तो हमें एक प्रोटॉन की दूसरे प्रोटॉन के साथ स्कैटरिंग करवानी पड़ेगी। सो हम यहाँ पर वही स्कैटरिंग करवाएंगे। ओके, नाउ कैसे करवाएंगे? मोनो एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम्स एट डिफरेंट एनर्जीज आर रेडिली अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेलरेटर। यूजी के अंदर हमने एक्सेलरेटर पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन की एक बीम, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उसकी बीम होगी, उसको एनर्जी दे दी जाएगी। सो हम सबसे पहले प्रोटॉन की बीम तैयार करेंगे और एक्सेलरेटर से उसको एनर्जेटिक बनाएंगे और उसके बाद उसको स्लिट्स लगा के कोलिमेट कर देंगे, मतलब नैरो बीम में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये स्टेप हमारा डन हो जाएगा। प्रोटॉन्स आर इजियर टू डिटेक्ट एंड देयर एनर्जीज कैन बी मेजर्ड मोर इजीली। प्रोटॉन्स की एनर्जी मेजर की जा सकती है। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ मेथड्स टू मेजर द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन अंडरगो बोथ कूलम एंड न्यूक्लियर स्कैटरिंग। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब एक प्रोटॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन आता है तो दोनों के बीच में जो स्कैटरिंग होती है वो स्कैटरिंग कूलम स्कैटरिंग और न्यूक्लियर स्कैटरिंग कौन सी है ये हमें पता नहीं है। इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स स्कैटर्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ फोर्स परमिट्स द डिटरमिनेशन ऑफ द साइन of the phase shift for pp scattering due to nuclear force more easily। दोनों टाइप की स्कैटरिंग से हमें वेव्स मिलती है और उन दोनों वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे आते हैं अपन हमारी मैथमेटिक्स पे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यस, फ्रॉम द थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट द पीपी स्कैटरिंग कैलकुलेशंस आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला, एक तो प्रेजेंस ऑफ कूलम स्कैटरिंग इन एडिशन टू न्यूक्लियर स्कैटरिंग, क्योंकि वहां पे एक सिंगल स्कैटरिंग नहीं है, दोनों टाइप की स्कैटरिंग हो रही है, तो स्कैटर्ड वेव जो होती है वो इंटरफियर कर जाती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, the Coulomb scattering calculation require special wave mechanical treatment because of the slow variation of the potential with distance। मतलब आप कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि दो टाइप की स्कैटरिंग आ रही है और उनका मिक्सिंग हो रहा है, वहां पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी स्कैटरिंग से हमें डिटेक्टर के पास में वेव मिल रही है। इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ये जो बी वाला है ये मैं बताऊंगी ये कहाँ पे काम में यह कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों पार्टिकल क्या है कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो स्कैटरिंग में ये पता नहीं चलता है कि इंसिडेंट वाला प्रोटॉन मिला है हमें डिटेक्टर के पास में कि स्कैटर्ड वाला प्रोटॉन मिला है, पता नहीं चलता है। एनीवेज चलिए हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। नाउ पार्शियल वेव मेथड, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में सेमेस्टर 2 के अंदर, दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्कैटरिंग इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द इंटरेक्शन इज ऑफ द फॉर्म वी आर प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n विद n ग्रेटर देन 1। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं, जब पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को डिटेल से हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये तभी एप्लीकेबल होता है जब स्कैटरिंग के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल हो वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो r⁴n में, लेकिन n की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हम प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच में कूलम पोटेंशियल जो लगेगा वो तो क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r। यानी इस कंडीशन में तो हमारा जो v है वो 1 अपॉन r की r की पावर 1 के है। अगर इसका मतलब n ग्रेटर देन 1 वाला मेथड हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कूलम स्कैटरिंग में, फॉर कूलम स्कैटरिंग कैलकुलेशन के लिए हम पार्शियल वेव मेथड यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे,
दे आर मेड यूजिंग पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स। तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, अभी हम कूलम स्कैटरिंग को कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, ओके। अभी हम यहाँ पर पार्शियल वेव एनालिसिस वाला मेथड नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो उस नेचर का नहीं है जो कंडीशन हमें पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के लिए चाहिए। So the asymptotic wave function in the presence of Coulomb interaction is, जो कूलम इंटरेक्शन होता है उसकी प्रेजेंस में एसिम्प्टोटिक वेव फंक्शन जो हमें मिलता है, मतलब डिटेक्टर के पास में जो वेव पहुंची है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो ये होता है। इसका डेरिवेशन किया जा सकता है लेकिन हम नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अगर इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे करने बैठूंगी तो हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो वेव फंक्शन हमें लेने पड़ेंगे, एक तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग में भी लेना पड़ेगा और एक कूलम स्कैटरिंग में लेना पड़ेगा। तो इनका डेरिवेशन अगर किसी को चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसका डेरिवेशन, लेकिन अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द डेरिवेशन ऑफ इस दिस वेव फंक्शन की ये वेव फंक्शन कैसे आता है। बट हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। कूलम इंटरेक्शन में एसिम्प्टोटिक वेव फंक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग केस में ये होता है। यहाँ पर कुछ नए हमें टर्म भी दिख रहे हैं। तो जो ईटा होता है वो ये होता है कि हमारे पास में ये होता है, और ईटा नोट हमारे पास में, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज ARG। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा, x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और हम उसका आर्ग्यूमेंट लेते हैं। सो आर्ग्यूमेंट के बारे में आप जानते हो, तो यहाँ पर वही है ना, 1 प्लस ईटा आयोटा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है, यहाँ हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पर ईटा नोट जो है उसके आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। गूगल से अगर नहीं पढ़ा है तो 11th-12th में आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा गूगल से देख लेना। एनीवेज, अब इस इक्वेशन में ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसमें फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, ओके। अब फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव विच इज एन ऑलमोस्ट प्लेन वेव बट स्लाइटली डिस्टॉर्टेड ड्यू टू लॉन्ग रेंज कूलम पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें तो जो मैं रेड कलर से लूप में ले रही हूँ वो फर्स्ट टर्म है। अब ये फर्स्ट टर्म है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो अगर इसमें केवल e⁻⁰ होता, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि साई इंसिडेंट लेते थे अपन उसको, क्योंकि इंसिडेंट जो वेव होती है वो प्लेन वेव होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोटोन आ रहा है वो एक वेव के फॉर्म में आ रहा है दूसरे प्रोटोन के पास में, तो इन दोनों के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन लग रहा है वो इस इंसिडेंट वेव को डिस्टॉर्ट कर देता है, थोड़ा सा मतलब उसका डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट का मुझे सिनोनिम याद नहीं आ रहा है। सो डिस्टॉर्शन की वजह से एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड में एक एक्स्ट्रा टर्म डिस्टॉर्शन का हमें लेना पड़ेगा, और वो जो डिस्टॉर्शन का टर्म है वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये वाला आयोटा ईटा एलन के आर माइनस जेड। आपको बात समझ में आ गई? ये तो हमारा प्योर इंसिडेंट वेव है, और ये वाला पार्ट जो है इसमें डिस्टॉर्शन वाला पार्ट है, और डिस्टॉर्शन किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटोन प्रोटोन के बीच में जो लॉन्ग रेंज कूलम इंटरेक्शन लग रहा है उसकी वजह से। चलो, अब सेकेंड जो टर्म है वो हमारे पास स्कैटर्ड वेव है। द सेकेंड टर्म इज ऑलमोस्ट, और आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि डिटेक्टर के पास जो टोटल वेव फंक्शन पहुंचता है उसमें इंसिडेंट वाला पार्ट भी होता है और स्कैटर्ड वेव फंक्शन भी होता है। इंसिडेंट, इफ यू रिमेम्बर, हम आई के जेड लेते थे, और जो स्कैटर्ड होता था उसमें एफ ऑफ थीटा अपॉन आर e⁻⁰ के आर लेते थे, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पर भी सेम वही कर रहे हैं, बस इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? कूलम पोटेंशियल के कारण डिस्टॉर्शन जो आ रहा है वो डिस्टॉर्शन ऐड करना पड़ेगा, और सिमिलरली इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टॉर्शन ऐड करना पड़ेगा। सो इसके अंदर डिस्टॉर्शन तो अपन ने ऐड कर दिया, अब अपन स्कैटर्ड वाला पार्ट है उसमें डिस्टॉर्शन को देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास में जो डिस्टॉर्शन आ रहा है वो ये देखिए, सेकेंड वाला पार्ट जो है उसमें हमारे पास ये रहा, एफ थीटा अपॉन आर और एक्सपोनेंशियल आई के आर। अगर सिर्फ इतना सा पार्ट होता तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम इतना तो पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मल उसमें स्कैटरिंग में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के अंदर। ये वाला पार्ट आपका क्या है? डिस्टॉर्शन वाला पार्ट है। तो आई होप अब आपको काफी हद तक एक आइडिया लग गया है कि वेव फंक्शन जो है उसमें एक प्लेन वेव है विच इज एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड, दैट इज इंसिडेंट प्लेन वेव, but because of the Coulomb interaction it is slightly distorted and the distortion is represented by iota eta ln k r minus z। सेकेंड टर्म हमारा स्कैटरिंग वाला टर्म है, उसके अंदर स्फेरिकल वेव आ रही है, और स्फेरिकल वेव के अंदर भी डिस्टॉर्शन का पार्ट ऐड कर दिया हमने और वो हमने ले लिया।
तो अब हमारे पास में जो एफ सी थीटा है, ये एफ सी थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगेन मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, इसका डेरिवेशन भी आई एम स्किपिंग, है ना, इसका डेरिवेशन भी आई एम स्किपिंग। डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो विद द थिंग कि हमारे पास इस बार स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये होगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पे आते हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसका मोड ऑफ स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये जो एफ सी थीटा है, ये कूलम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। सिग्मा जो है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, लेकिन कूलम स्कैटरिंग का है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अब हमें सिग्मा क्या मिलेगा, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। सो ये जो टर्म मिला आपको, सिर्फ इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ईटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4k स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, यहाँ पे साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2 आ जाएगा। फिर ईटा जो है वो हमने क्या माना था, ये रहा ईटा। ईटा की जगह अपन क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही आप ईटा की जगह ये वाली पुट करोगे, आपके पास सिग्मा ही आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया फाइनली। नाउ दिस इज नथिंग बट द रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, जो कि हाँ आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग बीएससी में पढ़ चुके हो। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का रदरफोर्ड स्कैटरिंग का फॉर्मूला यही मिलता है। ओके, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बीएससी में पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी सेकंड प्रॉब्लम, कि क्योंकि वो दोनों पार्टिकल जो है वो बहुत, दोनों प्रोटॉन जो है आइडेंटिकल है। अब करेक्ट, तो डिटेक्टर को पता नहीं चलेगा कि जो प्रोटॉन आ रहा है उसके पास में वो थीटा एंगल पे स्कैटर होके आ रहा है या फिर पाई माइनस थीटा पे आ रहा है। यहाँ पर दो पिक्चर्स बनी हुई है, मैं दोनों पिक्चर को आपको समझाती हूँ अच्छे से, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इनडिस्टिंग्विशबिलिटी की वजह से डिटेक्टर को दिक्कत क्या आ रही है। सो देखो, एक प्रोटॉन ये रहा और दूसरा प्रोटॉन ये रहा, ये दोनों आए, इसके पास में आया, और ये सेंटर ऑफ फ्रेम में तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दोनों पास में आएंगे। लेबोरेटरी में आप इसको रेस्ट पे मान सकते हो सेकंड प्रोटॉन को, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास में देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हुए दिखाई देते हैं। सो हमारे पास ये पास आए, पास आने के बाद ये वाला जो है जो आफ्टर, ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन है, स्कैटरिंग के बाद की डायरेक्शन मान लीजिए आपके पास ये है। एक प्रोटॉन इधर चला जाता है और एक प्रोटॉन इधर आ जाता है। करेक्ट। सो आपके पास ये वाला जो है P1 है, दिस इज प्रोटॉन P1। ओके, ये इंसिडेंट है, ये मान लीजिए P1 इधर ही आ जाता है। तो जो ये तो रिकॉइल होगा, रिकॉइल प्रोटॉन। रिकॉइल का मतलब ये जो दूसरा वाला प्रोटॉन है P2, ये P2 इधर चला जाता है, लेकिन हमें P2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ P1 का देखना है, क्योंकि P1 हमारा इंसिडेंट था। तो इंसिडेंट की जो डायरेक्शन है और स्कैटर्ड जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल हमें देखना है। तो इंसिडेंट डायरेक्शन जो है वो मैं ब्लैक कलर से लेना चाहती हूँ इसको। ब्लैक कलर से देखो, ब्लैक कलर से मैं डायरेक्शन बनाती हूँ। इंसिडेंट डायरेक्शन कौन सी थी मेरी, इंसिडेंट डायरेक्शन मेरी ये थी, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट आ रहा था। और स्कैटर्ड आपका कौन सा गया, इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ, इस डायरेक्शन में आपका स्कैटर्ड हुआ। तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड, ये है आपकी इंसिडेंट डायरेक्शन, और ये है आपकी स्कैटर्ड प्रोटॉन। जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है वही किस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। सो फर्स्ट पिक्चर जो मैं आपको अभी शो करूंगी, उसमें आपके पास थीटा एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है, तो डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सेकेंड आपके पास में क्या होगा कि स्कैटरिंग दूसरी तरीके से कैसे हो सकती है, कि पहला पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये इसके पास आया और ये भी इसके पास आया। करेक्ट, जाना अभी भी उधर है, लेकिन अगर क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो जब दोनों इतना नजदीक आएंगे, तो देखो इतना पास आके हो सकता है दूसरे पार्टिकल के रिपल्शन की वजह से ये मुड़ के इधर चला जाए। करेक्ट, यानी कि ये P1 था और ये हमारे पास P1 मिल रहा है, तब हमारे पास में, और ये जो P2 था वो इसके रिपल्शन की वजह से फिर वो इधर आ जाए P2। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन है तो टच तो कर ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो इस कंडीशन में आपके पास एंगल कितना बनेगा, इस कंडीशन में हमें इंसिडेंट डायरेक्शन तो वही लेनी है, रेड कलर की लाइन, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, लेकिन इस बार आपका P1 इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अगर ये एंगल आपने थीटा लिया था, तो इस बार आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये एंगल कितना बना, पाई माइनस थीटा। तो आपका डिटेक्टर पता नहीं कर पाएगा कि उसके पास जो प्रोटॉन आ रहा है वो थीटा एंगल से स्कैटर होके आ रहा है या पाई माइनस थीटा से स्कैटर होके आ रहा है। तो दोनों पिक्चर्स यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये P1 है
ये इंसिडेंट हुआ, करेक्ट, और ये P1 डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पास में आ गया, तब एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा है, और इधर आपका P1 गया और P1 उधर चला गया, यानी कि यहाँ तो इधर आके इधर चला गया और यहाँ इधर आके वापस इधर मुड़ गया। तो आपका जो डिटेक्टर है उसके पास कौन सा पहुंचा, रिकॉइल पहुंचा, स्कैटर्ड नहीं पहुंचा। तो यहाँ ये स्कैटरिंग थीटा एंगल पे मानी जाएगी और ये पाई माइनस थीटा पे मानी जाएगी, और आपको दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको दोनों लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, जो हमारे पास प्रोटॉन थीटा एंगल पे स्कैटरिंग होगा उसके लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला सिग्मा थीटा है। इसी तरह से हमें कंट्रीब्यूशन पाई माइनस थीटा का भी लेना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले में जहां जहां पर थीटा है वहां वहां पर पाई माइनस थीटा हमें रखना है। तो अब यहाँ पर पाई माइनस थीटा देखो रखेंगे, सो इस टर्म का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तो थीटा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन रेस टू पावर 4 है, तो देखो साइन रेस टू पावर 4 है और यहाँ पर थीटा बाय 2 है, इस थीटा बाय 2 की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा बाय 2, और यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो पाई बाय 2 या सेपरेट करोगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 कितना होता है, कॉस थीटा बाय 2। तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा जब पाई माइनस थीटा वाला लोगे। तो सिग्मा पाई माइनस थीटा लिखाने के तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन सेकंड में कॉस आ जाएगा। सो टोटल क्रॉस सेक्शन आपके पास जो रहेगा उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो दोनों में ये टर्म तो कॉमन आ जाएगा, ये थीटा वाला कंट्रीब्यूशन और ये पाई माइनस थीटा वाला कंट्रीब्यूशन। अब हम जानते हैं थीटा सी और थीटा एल जो होता है, ये मैंने पहले ही बताया था, लेबोरेटरी में जो स्कैटरिंग एंगल होता है और सेंटर ऑफ मास में जो एंगल होता है उनके बीच में रिलेशन होता है। नाउ अब ध्यान रखना, ये जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूले से अगर डिराइव करते हैं तो वो फॉर्मूला है, राइट। तो ये प्योर क्लासिकल है, लेकिन जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है। तो अगर इनका वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सचेंज इफेक्ट एसोसिएटेड विद द इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी। तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ द टू प्रोटॉन्स, और एड अप द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव एट थीटा एंड पाई माइनस थीटा एंड नॉट द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एज वाज डन अबव। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने सिग्मा ऐड किया, सिग्मा थीटा को सिग्मा पाई माइनस थीटा से ऐड कर दिया क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगानी है, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स लगानी है, और क्वांटम मैकेनिक्स की कहती है कि सिग्मा की बजाय आप पहले एफ को ऐड करो, टोटल एफ निकालो, और बाद में टोटल एफ का स्क्वायर करके फिर सिग्मा टी निकालो। समझना दोनों में फर्क। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पहले एफ निकाल लिया, अब एफ का स्क्वायर कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि नहीं, एम्पलीट्यूड को पहले ऐड करो, क्योंकि वो वेव की तरह बिहेव करता है तो उनका इंटरफियरेंस होगा, तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा उसका स्क्वायर करो और चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो अब हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे एफ थीटा का और एफ पाई माइनस थीटा का, और उसके बाद में क्या करेंगे, बाद में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। नाउ हमें पता है कि दोनों प्रोटॉन जो है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास फर्मी डिराक में क्या होता है कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए जब दो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन में सिर्फ दो ही वेव फंक्शन अभी फिलहाल कंसिडर करेंगे, एक तो स्पेस पार्ट ले लेते हैं और एक स्पिन पार्ट ले लेते हैं। बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कैसा आना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक आना चाहिए प्रोटोन प्रोटोन के लिए, क्योंकि दोनों फर्मियोन्स है। सो नाउ स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ एफ थीटा, तो हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा स्पेस में, उसमें हम सिमेट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले इस साई स्पेस बनाते हैं, ओके। साई स्पेस को हम सिमेट्रिक अगर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन साई स्पेस को अगर एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा लेना पड़ेगा, बीच में माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया साई स्पेस की बात। साई स्पिन के अंदर हम जानते हैं दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो होता है सिंगलेट, राइट। सिंगलेट में हमारे पास s इक्वल टू 0 होता है,
और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है वो हमारे पास सिंगलेट के लिए 2s + 1 = 1 ही होता है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल वेट इसका 1 ही होता है और ये आपको ध्यान हो तो एंटी सिमेट्रिक होता है। इसका मैं पहले कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इसी तरह से हमारे पास स्पिन में ट्रिपलेट होता है, उसके लिए स्पिन हमारे पास 1 होता है और 2s + 1 की वैल्यू हमारे 3 आती है और वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक। तो अब हमें अगर कंबाइन करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए कि जो साई स्पेस है, राइट, साई स्पेस है, उसको जब साई स्पिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप साई स्पेस को सिमेट्रिक लोगे, जब ये सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखना, तो ये क्या लेना है, एंटी सिमेट्रिक लेना है, करेक्ट। और इधर क्या करना है, साई स्पेस और साई स्पिन, जब ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक लोगे तो इसको क्या लोगे, सिमेट्रिक लोगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास में साई स्पेस जब सिमेट्रिक होगा, साई स्पेस जब सिमेट्रिक होगा तो क्या करना पड़ेगा, एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा ले लेंगे, ध्यान रखना। और इसके लिए साई स्पिन में एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा और एंटी सिमेट्रिक का कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सिंगलेट होता है, यानी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 ही होता है। साई स्पेस जब एंटी सिमेट्रिक होगा तो एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा लेंगे अपन, और उसके लिए साई स्पिन सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक में ट्रिपलेट बनता है, उसका कंट्रीब्यूशन यानी उसका वेटेज कितना होता है, 3/4 होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए तो 25% ये और 75% ये, तो टोटल आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। अब ये मैं दिखा देती हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर जो पहले पढ़ लेते हैं, ये स्पेस का सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेगा विच इज सिमेट्रिक, और एफ थीटा माइनस है विच इज एंटी सिमेट्रिक। द फॉर्मर हैज टू बी कंबाइंड, फॉर्मर मतलब ये प्लस वाला है, इट शुड बी कंबाइंड विद द एंटी सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन विच इज सिंगलेट, और उसका स्टेटिस्टिकल वेट 1 होता है। लेटर यानी कि माइनस वाला है, इट हैज टू बी कंबाइंड विद द सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन विच इज ट्रिपलेट एंड हैज स्टेटिस्टिकल वेट 3। सो हमारे पास में एफ सी थीटा का एक्सप्रेशन कितना था, एफ सी थीटा का एक्सप्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। एफ सी थीटा यहाँ से ले रहे हैं अपन, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ से ये रहा, है ना, एफ सी थीटा ये ले रहे हैं, ये तो एफ सी थीटा है। यहाँ इसी तरह से हमें एफ सी पाई माइनस थीटा भी लेना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसकी जगह आपको पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर भी पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एफ सी थीटा निकाल लेते हैं। सो एफ सी थीटा हमारे पास ये है, अगर थीटा साइन जहां जहां है वहां वहां कॉस कर दोगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा, बता दिया मैंने, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ गया, तो एफ सी थीटा हो गया और एफ सी पाई माइनस थीटा हो गया। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा मिस प्रिंट हो गया, ये हमें सिग्मा लेना पड़ेगा। तो सिग्मा में हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस वाला पार्ट है उसका स्क्वायर का कितना वेटेज होगा, 1/4 होगा, और जो माइनस वाला है उसका कितना हो जाएगा, 3/4। और मोड स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं और वो हम जानते हैं एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर के साथ में स्पिन पार्ट की वजह से 3/4 और 1/4 आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे सो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पर वो मैग्नीट्यूड में स्क्वायर है, तो आप इनको टोटल, ये आप अब ओपन करके खुद कर लेना। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ये आपको एफ सी थीटा प्लस एफ सी पाई माइनस थीटा का स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ एफ सी थीटा और एफ सी पाई माइनस थीटा मिलेगा, एफ सी स्टार पाई माइनस थीटा मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना आप। ठीक है, अब अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो एफ सी थीटा और एफ सी पाई माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो वो हम वैल्यू रखेंगे। सो हमारे पास ये ब्रैकेट में ये वाला टर्म आएगा, है ना। ये वाली कैलकुलेशन भी आई एम लीविंग अप टू यू, क्योंकि बहुत सिंपल है। दिस इज कॉल्ड मोट स्कैटरिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्लासिकली देखो हमें क्या मिला था, क्लासिकली हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या मिला था, क्लासिकली हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये मिला था, सिग्मा सी, है ना। इसमें ये टर्म थी और ये टर्म थी, क्लासिकली स्कैटरिंग ये आ रहा था। अब क्वांटम मैकेनिकली ये और ये तो आ रहा है, इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से हमें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है, करेक्ट, ये एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स को कंसीडर किया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है एक, तो इसमें कुछ स्पेशल दे रहा है ये, बाकी आपके पास यही जो फॉर्मूला है, ये लो स्कैटरिंग की बात हो गई, इतना ही करना था। तो दिस इज प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जीज। ओके, अब देखो हमें हाई एनर्जी भी कंसीडर करना है। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ पीपी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर कंपेयर्ड विद दोस कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोट फॉर्मूला गिवन अबव, देयर इज अग्रीमेंट ओनली at very low energies. As the energy is increased,
अब हम हाई एनर्जी वाले में जा रहे हैं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल क्रॉस सेक्शन आर फाउंड टू डिफर मार्केटली फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यूज अप टू 0 पॉइंट। ये मैटर नहीं करता है, बस इतना बता रहे हैं कि लो एनर्जी पे तो अग्रीमेंट आ रहा है, हाई एनर्जी पे अग्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो हाई एनर्जी पर कुछ और मेथड से सॉल्व करो भाई, ये करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सच डिसएग्रीमेंट इंडिकेट्स, ये जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है दैट न्यूक्लियर पोटेंशियल between two proton must be taken into consideration at higher energy when proton approach close together। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना कि अब तक हमने प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा हम बार बार में सिर्फ कूलम फोर्स कूलम फोर्स कूलम फोर्स बात किए जा रहे थे, इसलिए हमारा हमने डेरिवेशन भी कर लिया, पर देखा कि जो रिजल्ट आ रहा था वो हमें बिल्कुल अग्रीमेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच कर रहा था, लेकिन केवल लो एनर्जी पे। तो जैसे ही अगर अपन हाई एनर्जी कर देते हैं तो रिजल्ट अग्रीमेंट नहीं आ रहा था, तो हाई एनर्जी पे रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हाई एनर्जी पर जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है या जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो भी डोमिनेट करने लग जाता है। तो इस बार हाई एनर्जी पे, तो आपको जब प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के अंदर बात पूछी जाए कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि लो एनर्जी के अंदर तो केवल कूलम इंटरेक्शन कंसिडरेशन में लेते हैं, उससे रिजल्ट सही आ जाता है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में हमें हाई एनर्जी वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, तो हमें जो लो एनर्जी को लेके हमने डेरिवेशन किया था या कूलम कंसिडरेशन को या कूलम पोटेंशियल को कंसिडरेशन में लेके हमने जो डेरिवेशन किया था उससे रिजल्ट मैच नहीं करता है, तो इस बार हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल वाला पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हम जो कर रहे हैं वो हाई एनर्जी वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। So now, it is reasonable to expect that the nuclear force between two proton has the same characteristic as that between a neutron and proton. That is, it is a short range attractive force with a range of the same order of magnitude as the NP force। कहा जा रहा है कि PP के बीच का न्यूक्लियर फोर्स वैसा ही है जैसा NP के बीच का था जो आपने ड्यूटेरॉन में पढ़ा था। जो NP स्कैटरिंग में आपने कंसीडर किया था वही मेथड PP में लगा लो, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो कूलम की नहीं, कूलम फोर्स तो लगेगा ही नहीं ना, अब तो क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जितना लगता है उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए आपने मेथड यूज किया था वो था आपका पार्शियल वेव एनालिसिस, तो आप प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए भी पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में सेम होता है। तो लो एनर्जीज के लिए हम जानते हैं केवल L इक्वल टू 0 यानी एस वेव्स होती हैं, वही कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर हमें हाई एनर्जी पे लेना है तो हमें बाकी सारे हायर ऑर्डर के L लेने पड़ेंगे, इसलिए अब अपन क्या करेंगे, पार्शियल वेव अगर लगाते हैं, इफ वी राइट द वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल वेव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, क्योंकि अब हमें लो एनर्जी हाई एनर्जी सब कुछ आंसर करना है, तो प्योर कूलम फोर्स के लिए आप ध्यान रखना वेव फंक्शन ये आता है, और इसको अगर अपन उस तरह से करते हैं, मतलब इसको ओपन करते हैं तो समेशन में सबसे पहले L इक्वल टू 0 रखना है। जब L इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, V0, करेक्ट, V0 बनेगा। और PL cos थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया था कि P नॉट cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, और नीचे कितना है R, तो V नॉट बाय R, यानी ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो समेशन में L इक्वल टू 0 के लिए आएगा, प्लस रिमेनिंग फिर L इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए आप इस फॉर्मूले को रोक लो, मतलब लिख दो, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट में आप देख सकते हैं ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ L इक्वल टू 0 को अलग कर लिया और बाकी L ग्रेटर देन 0 वालों को पूरा अलग लिख लिया। ये प्योर कूलम फोर्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कूलम प्लस न्यूक्लियर करें तो वेव फंक्शन मान लीजिए काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कूलम और न्यूक्लियर फोर्स दोनों को कंसीडर करना है तो आपको L इक्वल टू 0 वाला तो हटाना पड़ेगा, करेक्ट। L इक्वल टू 0 वाला क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि L इक्वल टू 0 पे आपके पास में 1/r वाला फैक्टर आ रहा है, और 1/r फैक्टर वाला जो है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, कूलम, उसके अंदर भी हमारे पास में कूलम फोर्स आ जाएगा। इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, v की जगह u लिख लेते हैं। रखा ये का यही फंक्शन है, पार्शियल वे में सेम टू सेम लिखा है, करेक्ट। इसमें भी L इक्वल टू 0 वाला टर्म अलग कर लो और रिमेनिंग टर्म को अलग कर लो, बस ये कूलम प्लस न्यूक्लियर में हमारे पास अलग से ले रहे हैं, और प्योर कूलम के लिए साई ले रहे हैं, कूलम प्लस न्यूक्लियर के लिए काई ले रहे हैं, और इन दोनों में आपस में रिलेशन अब करते हैं। रिलेशन क्या है इन दोनों में, अब हमें पता है कि हमें हाई एनर्जी कंसीडर करना है। हाई एनर्जी के लिए हमें L ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। सिंस फॉर L ग्रेटर देन 0 द न्यूक्लियर फोर्स हैज नो इफेक्ट
L ग्रेटर देन 0 के लिए न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में U और V बराबर हो जाते हैं हायर L वैल्यू के लिए। इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस लेक्चर में हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, उस अप्रोक्सीमेशन में हमने एसिम्प्टोटिक जब बिहेवियर लिया था, तो आपको ध्यान हो तो U और V को हमने इक्वल कर दिया था। U और V को हमने क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था। तो अगर ये वाली चीज अपन करते हैं तो काई और साई में ये रिलेशन लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में दो तरह के वेव फंक्शन आए हैं, मैं वो दोनों तरह के वेव फंक्शन एक बार लिख देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास साई आर जो आया था वो है वी नोट अपॉन आर प्लस समेशन एल इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी वी एल आर एंड पी एल कॉस थीटा, ठीक है। और काई आर हमारे पास है यू नॉट अपॉन आर प्लस समेशन एल इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यू एल आर एंड यहाँ पे आ जाएगा पी एल कॉस थीटा। हमें कहा जा रहा है कि सिर्फ L ग्रेटर देन 0 पे, L ग्रेटर देन 0 पे आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि ULR और VLR आपका इक्वल हो जाए, लेकिन L इक्वल टू 0 के लिए नहीं लगा सकते। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो डिफरेंट ही रहेगा, क्योंकि ये L इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है, और अगर L इक्वल टू 0 है तब हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते। तो L ग्रेट, इसलिए हमने सेपरेट किया है ये वाला वेव फंक्शन। तो हमारे पास में मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, है ना। इक्वेशन 1 देखो, मैं यहाँ से इस ऊपर वाली इक्वेशन से अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। सो वहां से मेरे पास में समेशन L इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी VLR एंड PL cos थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या मिल रहा है, साई R माइनस वी नॉट अपॉन आर, करेक्ट। और सेकेंड वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड वाली इक्वेशन में हमें मिल रहा है काई आर इज इक्वल्स टू यू नॉट अपॉन आर प्लस समेशन, और ये हमें क्या मिल रहा है, L इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यू एल आर एंड पी एल कॉस थीटा। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि L इक्वल टू 1 के बाद, L इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक अगर आप देखते हो, यानी L ग्रेटर देन 0 के लिए आपका UL और VL इक्वल है। तो यहाँ पे इस टर्म के अंदर तो L 0 है ही नहीं, सो इस UL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं, करेक्ट। तो लिखते हैं, सो काई आर अपना हो जाएगा यू नॉट अपॉन आर प्लस समेशन L इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, UL की जगह मैं लिख लेती हूँ VL R और PL cos थीटा। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, ये देखो, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, साई आर माइनस वी नोट बाय आर। तो ये रख देते हैं यहाँ पे, इस जगह रख देते हैं साई आर माइनस वी नोट अपॉन आर, करेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे काई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं पहले लिख देती हूँ साई आर प्लस यू नोट माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय आर। अब ये रिलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगेन हम क्या करते हैं कि अज्यूमिंग दैट फॉर L इक्वल टू 0 द रेडियल फंक्शन फॉर द कंबाइंड यानी कूलम प्लस न्यूक्लियर डिफर्स फ्रॉम वी नोट बाय अ फेज फैक्टर डेल्टा नोट। ये मान के चल रहे हैं कि अगर कूलम और न्यूक्लियर दोनों को कंसीडर करते हैं तो L इक्वल टू 0 स्टेट में दोनों में फेज का डिफरेंस आ जाता है, डेल्टा नोट का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है। सो इट इज पॉसिबल टू नॉर्मलाइज द फंक्शन यू नोट आर एंड वी नोट आर, इट इज देन फाउंड। तो देन फाउंड का मतलब है कि डेरिवेशन में वापस फिर से नहीं कर रही हूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ यू रिमेम्बर अगेन वापस उसमें जाओ, सेम टू सेम ले रहे हैं अपन। सेम टू सेम कौन सा ले रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने वेव फंक्शन जो हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी, जस्ट अ मिनट, हमने हमारी कैलकुलेशन में, यस मैं यही वापस कर रही हूँ यहाँ पे, यही वेव फंक्शन वापस लिख रही हूँ, ध्यान रखना, है ना। ये वाला सेम यही ले रहे हैं, काई के लिए ले रहे हैं, ये वाला वेव फंक्शन का बिल्कुल सिमेट्री से काई आर बनाएंगे, बिल्कुल सिमेट्री से, ठीक है। सो यहाँ पे काई आर बना लेते हैं सिमेट्री से, ये देखो काई आर बना लिया ना, ये हमारा इंसिडेंट हो जाएगा डिस्टॉर्शन के साथ में,
और ये हमारा स्कैटर्ड वेव फंक्शन हो जाएगा डिस्टॉर्शन के साथ में, और एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये जो जी थीटा है, जी थीटा की वैल्यू आप याद रखिएगा, जैसे एम्पलीट्यूड है इस बार हमारे पास डिफरेंट होगा क्योंकि कूलम और न्यूक्लियर दोनों कंसिडर किया है। इन सब का डेरिवेशन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा बहुत लेंथी चला जाएगा। पर आपको मतलब समझ में आ गया है ना, मैथमेटिक्स में नहीं जाओ तो फिजिक्स तो समझ में आ रही है। अब अपन सेम टू सेम वही करेंगे कि हमें पता नहीं है कि थीटा वाला और पाई माइनस थीटा वाला कौन कौन सा होगा। सो टोटल लेंगे तो थीटा और पाई माइनस थीटा को ऐड करेंगे। तो अब आपके पास जी थीटा का एक्सप्रेशन है थीटा के लिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर रख लेना, है ना। सो आप जैसे ही कॉस स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो जाएगा और कॉस स्क्वायर वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आयोटा वाला भी आ जाएगा, मतलब उसी एक्सप्रेशन में पाई माइनस थीटा रख लेना। ठीक है, ये तो सिमेट्रिक बन जाएगा। इसी तरह से एंटी सिमेट्रिक में जी थीटा माइनस करना पड़ेगा, सो ये माइनस भी बना लेना। ठीक है, माइनस भी बना लिया, प्लस भी बना लिया, तो जीएस और जीए मिल गया। अब सेम आपको सिग्मा क्या करना है, 1/4 सिमेट्रिक के साथ में, 3/4 एंटी सिमेट्रिक के साथ में, है ना, एंटी सिमेट्रिक के साथ में। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और ये भी टर्म, इतना बड़ा टर्म आ जाएगा आपके पास। नाउ अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फर्स्ट टर्म इज जस्ट द मोट स्कैटरिंग फॉर्मूला फॉर ओनली कूलम फोर्स। ये फॉर्मूला हमें मिला था जब हमने केवल कूलम फोर्स कंसीडर किया था, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ कूलम की वजह से आ रहा है। अब और ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, एंड दिस इज अवर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या बताता है, द सेकेंड द सेकेंड इज द न्यूक्लियर स्कैटरिंग टर्म। सेकेंड टर्म हमारी जो है वो होगी न्यूक्लियर स्कैटरिंग टर्म। ये न्यूक्लियर भी हो गया, चलो ठीक है। तो अब ये थर्ड टर्म क्या बता रहा है भाई, हमारे पास तीन टर्म आई ना, थर्ड टर्म, द लास्ट टर्म रिप्रेजेंट द इंटरफियरेंस बिटवीन कूलम एंड न्यूक्लियर स्कैटरिंग। क्योंकि हम इस बार न्यूक्लियर प्लस कूलम कर रहे हैं तो दोनों का इंटरफियरेंस भी होगा, इसलिए प्योर कूलम, प्योर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर और कूलम का मिक्सचर, सब कुछ मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास हाई एनर्जी के केस में होता है। बाकी ये जो थ्योरी है वो आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिखा देती हूँ आपको। दैट्स इट, यही हमारे पास था। सो हाई एनर्जी पे भी अपन ने निकाल लिया और लो एनर्जी पे भी निकाल लिया। अब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।